मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले देखते हैं खबरों का मेन्यू। रंग, गुलाल, तिरपाल, बवाल और सवाल। होली है तो खुशियों का त्योहार, लेकिन इस साल जिस तरह से इस पर सियासत का रंग चढ़ा है, हिंदू मुसलमान का जो घमासान छिड़ा है, वो अपने आप में देश के भाईचारे के लिए बड़ा सवाल बन गया है। इस सवाल का पूरा सच आज देश जानेगा। त्योहारों के ठीक पहले इस तरह का माहौल क्यों बनाया जाता है, पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। 64 साल के बाद होली और रमजान के जुमे का संयोग बना है और इसी का असर है कि पहली बार ऐसी होली देश देखने जा रही है। देश के दर्जन भर शहरों में नमाज का समय बदला गया है। दिल्ली, लखनऊ सहित 25 से ज्यादा शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। होली के बदले रंग का वीडियो विश्लेषण भी करने वाले हैं। बात बीजेपी के नए अध्यक्ष की भी होगी। देरी की वजह होलाष्ठा बताया जा रहा है, लेकिन अब नई थ्योरी बीजेपी वर्सेस आरएसएस की भी सामने आ रही है। खबर है कि नए अध्यक्ष के नाम पर दोनों में ही पेच फंस गया है। टीवी पर पहली बार पूरी इनसाइड स्टोरी आज देश जनहित में देखेगा। तमिलनाडु में भाषा का विवाद रुपए तक जा पहुंचा है। तमिलनाडु सरकार ने रुपए के आधिकारिक सिंबल की बजाय तमिल लिपि का सिंबल इस्तेमाल किया है। स्टालिन सरकार इस कदम को द्रविडियन मॉडल बता रही है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे आज जानेंगे। 2 दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सिस्टम को हाईजैक कर लिया। बलूच आर्मी का दावा है कि पाकिस्तानी सेना के जवान उनकी कैद में हैं, लेकिन अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सैनिकों की जान खतरे में होने की बात सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान सब कुछ काबू में होने का दावा कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, आज देश जानेगा। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अगले 1 घंटे में जनहित में आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हुए, होली महज रंगों का त्योहार नहीं है। गिले शिकवे को भुलाकर इससे भाईचारे और प्रेम का संदेश भी दिया जाता है। लेकिन अब की बार होली इस लिहाज से काफी बदल गई है। 64 साल बाद होली और रमजान के जुमे का संयोग बन रहा है। यह संयोग कोई बड़ा सांप्रदायिक रंग ना ले, इसीलिए देश भर में सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी हो रही है। पहली बार ऐसा है कि होली को लेकर देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। आखिर इस बार की होली कैसे और कितनी बदल गई है, आज यही है जनहित की हमारी कवर स्टोरी। पहली तस्वीर में मस्जिदें ढक दी गई हैं। दूसरी तस्वीर शहरों में फ्लैग मार्च की है। तीसरी तस्वीर ये कि कई शहरों में नमाज का वक्त बदला गया है। ये 3 तस्वीर बदली होली की गवाही है। होली से पहले यूपी की कई मस्जिद तिरपाल में ढकी जा चुकी हैं। देश भर के संवेदनशील इलाके पुलिस छावनी में तब्दील हो चुके हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब रमजान पर जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। 64 साल बाद होली और रमजान के जुमे का संयोग बना, लेकिन ये संयोग अपने साथ बदलावों की बयार लेकर आया है। यानी देश पहली बार ऐसी तस्वीर देख रहा है, होली का बदला रंग देख रहा है। बदलाव की वीडियो गवाही को पहले इन 4 तस्वीरों से समझिए। यूपी के शाहजहांपुर में मस्जिद ढकने की जो शुरुआत हुई, वो संभल से निकलकर अलीगढ़ और बरेली पहुंच चुकी है। मस्जिद परिसर को रंग और गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से कैद किया जा चुका है। मस्जिदों को गुलाल से बचाने की इस कोशिश में मौलाना साजिद रशीदी ने सांप्रदायिक रंग उड़ेल दिया। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो, या उनको ये क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास न फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुसलमान इतना मजबूर नहीं है। मस्जिद पर तिरपाल को मौलाना मुस्लिमों के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं।
लेकिन ये फैसला प्रशासन और पीस कमेटी की बैठक में ही तय हुआ था। जिन मस्जिदों को ढका गया है वो संवेदनशील इलाकों में है और यहाँ से होली का जुलूस निकलना है। मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू मुसलमान की पिच तैयार की तो अखिलेश भी पीडीए की बैटिंग करने आ गए। सामने बाबा साहिब की मूर्ति रखकर दलितों को संदेश दिया और मस्जिदों को तिरपाल से ढकने को साजिश करार दिया। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। होली के बदले रंग को नमाज की टाइमिंग से भी महसूस किया जा सकता है। यूपी समेत देश की कई मस्जिदों में इमामों ने नमाज पढ़ने का वक्त बदल दिया। संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, जौनपुर और अयोध्या में नमाज का वक्त दोपहर 2:30 बजे से रखा गया है। वहीं मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ, उन्नाव में नमाज दोपहर 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी। मौलानाओं का दावा है कि नमाज का वक्त बदलने का ऐसा वाकया इतिहास में पहली बार हो रहा है। होना ये चाहिए कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हों, मिले हुए हों। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। न कोई चीज ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाकयात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। यूपी के अलग अलग शहरों की ये तस्वीर देखिए। लखनऊ से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, संभल, अमरोहा सहित दर्जन भर संवेदनशील जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। होली से पहले सुरक्षा का संदेश दिया है। मेरे पीछे ये जो कई थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पर मार्च करते हुए आपको दिखाई दे रही है और ये होली के साथ साथ जुमा जो है वो एक साथ सकुशल संपन्न हो जाए, इसको लेकर के ये मार्च है। अमूमन ऐसी तस्वीर किसी अलर्ट के बाद दिखती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा के लिए इतने पुलिस वाले सड़क पर उतरते हैं, लेकिन त्योहार पर तकरार है तो पूरी की पूरी पुलिस फौज सड़कों पर गश्त लगा रही है। यूपी के संवेदनशील 27 जिले अलर्ट मोड में हैं। अर्धसैनिक बल और पीएसी की 60 कंपनियां तैनात हैं। जुलूस के रास्ते पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में यूपी 112 के वाहन तैनात रहेंगे। तिरपाल और सुरक्षा बलों से संवेदनशील इलाके छावनी में तब्दील हो चुके हैं। सांप्रदायिक तकरार की गुंजाइश खत्म कर दी गई है, लेकिन इन कोशिशों ने होली के मिजाज को भी बदल दिया है। होली तो कल पूरे देश और दुनिया भर के कई हिस्सों में खेली जाएगी, लेकिन संभल की होली पर सभी की निगाह टिकी हुई है। सबसे ज्यादा चुनौती प्रशासन के कंधों पर है। जिले को 6 जोन में बांटा गया है। 29 सेक्टर बनाए गए हैं। पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती है और जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखने की पूरी तैयारी है। संभल की मस्जिदों पर तिरपाल है। मीनारों का बदला हुआ हाल है। सड़क पर पुलिस का पहरा है, क्योंकि विवाद इस बार बहुत गहरा है। होली तो पूरे देश में मनेगी। अबीर गुलाल करोड़ों लोगों के चेहरों पर लगेंगे, लेकिन संभल में डर इस बात का है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। देख सकते हैं ये शाही जामा मस्जिद है और तिरपाल है, उससे मस्जिद की दीवारों को ढका गया है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसी मार्ग से जो होली का जुलूस है वो निकलेगा। शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए जुलूस वाले रूट पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को ढक दिया गया है। जामा मस्जिद के बाहर भारी फोर्स तैनात है। करीब 50 संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, ताकि रंग में किसी तरह का भंग ना पड़े। लेकिन संभल में इतनी सतर्कता आखिर क्यों? क्या है वो वजह जिसने पूरे देश की निगाह को संभल पर लाकर टिका दिया है? तो इसके पीछे है संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान, जो उन्होंने पिछले हफ्ते दिया था। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। इसमें कैपेसिटी और रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। पुलिस के एक बड़े अधिकारी का ये संदेश सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय के लिए था, जो कल जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में जाएंगे। और अब डर इस बात का है कि कहीं फिर वैसे हालात न पैदा हो जाएं, जो नवंबर महीने में पैदा हुए थे। लिहाजा संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी खुद ग्राउंड पर उतरे हुए हैं।
कोशिश प्रशासन की यही है कि जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर रहे। किस तरीके की तैयारी है कल को लेकर के और आज को लेकर के? तैयारी लगातार है, कल और आज को नहीं, लगातार ही है। शुरू से ही पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है सब जगह। हमने भी मीटिंग की है, हमारे सीनियर अधिकारियों ने मीटिंग की है और सब हर स्तर से किया जा रहा है ताकि आपस में तालमेल बिठा के सब कुछ किया जा सके। यानी संभल की होली पुलिस की पहरेदारी में होगी। वैसे तो संभल में रंग एकादशी के दिन ही अबीर गुलाल उड़ रहे हैं। लोग होली के रंग में सराबोर हैं। शाही जामा मस्जिद के सामने जो हिंदू इलाका है वहां डीजे लगाया गया है। होलिका दहन की तैयारी है, घरों में पकवान बन रहे हैं और लोग प्रशासन का धन्यवाद कह रहे हैं। और यहाँ पर भी गुजिया बन रही है। कितनी खुशी है होली को लेकर के आप लोगों को? खुशी है। कहा जाता है कि यहाँ पर होली बहुत कम मनाई जाती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है उसको लेकर के क्या कहेंगे? प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी तरह से होली मनाई जा रही है। 81 से ही तो गुजिया बन रही है? हाँ, गुजिया बन रही है। और क्या बना रहे हैं? दही बड़े बन रहे। पूरा संभल और पूरा देश वैसे तो कल होली मनाएगा, लेकिन आज संभल के उस कार्तिकेय मंदिर में होली खेली गई जिसका ताला 46 साल बाद खुला। यहाँ फूल और गुलाल से होली का त्योहार मना। इस कार्तिकेय मंदिर का ताला पिछले साल 13 दिसंबर को खोला गया था, क्योंकि ये मंदिर 1978 में हुए संभल के सबसे भीषण दंगे के बाद से ही बंद था। मंदिर के अंदर शिवलिंग और भगवान हनुमान की मूर्ति मिली और उसी दिन से यहाँ पूजा शुरू हो गई। ये मंदिर खग्गू सराय इलाके में है, जिसे एक वक्त में बनिया समाज का मोहल्ला कहते थे, लेकिन हकीकत ये है कि आज यहाँ एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता, क्योंकि सब दंगे के बाद पलायन कर गए। भगवान कार्तिकेय का मंदिर है जहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। आज जो 46 वर्षों से जो मंदिर हमारा बंद था, यहाँ पर सभी युवाओं में भरपूर जोश के साथ यहाँ होली का पर्व मना रहे हैं। यहाँ पर हिंदू कभी आने से डरता था, और रही होली की बात, तो होली को तो सबने भी नहीं सोच सकता, मगर इस मंदिर के आसपास क्योंकि कोई हिंदू पक्ष नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर होली मनाने के लिए नगर के लोग आए हुए। आज का दिन तो बीत गया, लेकिन प्रशासन की असली परीक्षा कल होगी, जब होली के साथ जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। होली पर हम और आप बचपन से ही सुनते आए हैं, बुरा न मानो होली है। लेकिन पहली बार देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि बुरे और भले शब्द के मायने ही बदल चुके हैं। शब्दों के बाण से मर्यादा का चीरहरण हो रहा है। अपने अपने हिसाब से हर कोई जुबानी तीर चला रहा है। आज होली पर भड़काऊ बोली का चौथा एपिसोड भी सामने आया है। होली पर विवादित बयान का पहला एपिसोड जारी किया संभल के सीओ अनुज चौधरी ने। दूसरा एपिसोड बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने जारी किया। तीसरा एपिसोड दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की तरफ से जारी किया गया था। और अब चौथे एपिसोड के पोस्टर बॉय बने हैं यूपी के मंत्री संजय निषाद। अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो, वो देश में रहने लायक है, देश छोड़कर चला जाए। संजय निषाद ने सीधे सीधे देश छोड़ने का फरमान सुना दिया है। वैसे इस बयान की जड़ में है मुंबई वाले उस मौलाना जी का बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा था। ये मुल्क को बांटने के फिराक में लगे हुए हैं। ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको कहिए। होली से एक दिन पहले देश में मौलाना खलील के इस बयान ने सियासी तापमान बढ़ाया, बीजेपी नेताओं को हमले का नया हथियार थमाया। होली साल भर में एक बार आती है, और अगर इसको कोई इस बात से डिस्टर्ब करने की कोशिश करे दूसरी बातों से तो मैं समझता हूँ इस तरह की सोच से बाज आना चाहिए। तो हम संविधान के रास्ते चल रहे हैं, किसी मौलाना के कहने से संविधान नहीं चलता। एमपी से लेकर हरियाणा तक के बीजेपी नेता और मंत्री सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो घर से ना निकले। कि यदि हमें रंग से भेद है या रंग से डर लगता है तो हम घर से ना निकले ना। इसका माहौल बिगाड़ना चाहते, उद्वेलित ना करें, मैं यही निवेदन करूं। हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे। मैं होली नहीं खेलता हूँ, मैं अपने घर में बैठता हूँ। बीजेपी के नेताओं की नसीहत पर विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि माहौल खराब करने में बीजेपी के नेता सबसे आगे हैं।
हर त्योहार के पहले हफ्ते भर से पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर। ये सुबह से उठना है इनको, बस एक काम नफरत फैलाओ, चाहे व्हाट्सएप पे नफरत फैलाओ, चाहे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाओ। 64 साल पहले रमजान का जुमा और होली एक साथ पड़ा था। अब कल होली है। होली पर विवादित बयानों की सीरीज का आज आखिरी दिन है। कल शांति से होली और जुमे की नमाज कराना देश में प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और अब देखिए देश भर में होली से जुड़ी क्या तैयारियां हैं। होली से एक दिन पहले दिल्ली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देश भर के संवेदनशील इलाकों पर निगरानी के लिए बड़ी पुलिस फोर्स लगाई गई है। होली से पहले पुलिस दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ियां और डंडे लेकर निकली। दिल्ली के जामा मस्जिद, हौस खास और सीमापुरी जैसे संवेदनशील इलाकों में असामाजिक तत्वों को मैसेज दिया गया कि अगर होली में हुड़दंग की कोशिश हुई तो खैर नहीं। होली के रंग में भंग डालने वालों को ड्रोन की नजरों से देखा जाएगा। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ते रहेंगे। ड्रोन की नजरों में जैसे ही कोई हुड़दंगी दिखेगा उस पर कार्रवाई होगी। हौस खाजी थाना इलाके के अंदर मौजूद हूँ। बेहद सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके के अंदर मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर छतों पर किसी तरह का कोई सामान इकट्ठा ना कर सके। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में ऐसी 24 जगह को चिन्हित किया है जो अति संवेदनशील इलाकों की श्रेणी में आते हैं। होली के हुड़दंगियों पर एक्शन के लिए देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस तैयार है। यूपी, एमपी, झारखंड की पुलिस भी मुस्तैद है। पुराने भोपाल के इलाके में ये इतवारा इलाका है और ये मस्जिद उमराव दूल्हा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। यहीं से होली का जुलूस निकलता है भी है होलिका दहन की, तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके के हालात खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। चुनाव वाले राज्य बिहार में भी होली पर हुड़दंग का साया है। बिहार पुलिस असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए तैयार है। जो शरारती तत्व हैं उन पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाती है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं उन पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसीलिए शांतिपूर्वक होली का त्योहार मने, इसके लिए पुलिस का रोल अहम होगा। उधर महाराष्ट्र में औरंगजेब के जिस जिन्न को अबू आजमी ने बोतल से निकाला, उस पर सियासी संग्राम जारी है। हिंदुत्व के नए नए पोस्टर बॉय बने मंत्री नितेश राणे ने औरंगजेब की कब्र हटाने का ऐलान कर दिया है। राणे ने तारीख तो नहीं बताई, लेकिन उनके इस बयान ने औरंगजेब की बहस को खाद पानी जरूर दे दिया है। माननीय मंत्री जी का ये बयान मराठी में है। हो सकता है जो मराठी नहीं जानते वो इस बयान का मतलब नहीं जान पाए हों। नितेश राणे इनका नाम है। माननीय महाराष्ट्र में मछली पालन मंत्री हैं। अपने सियासी गढ़ कोंकण में इन्होंने औरंगजेब की कब्र को लेकर काफी उल्टा पुल्टा बयान दिया है। बयान का कुछ हिस्सा आपको हिंदी में बताते हैं। मी यावेळी विश्वास देतो माझ्या हिंदू समाजाला, किती पत्रकार मानेवर बसून दे, किती दांडे घुसून दे, काय माहिती देणार नाही, पण जे ठरलंय ते ठरलंय आणि एक दिवस कार्यक्रम होणारच, त्याला विश्वास पूर्वक इथे जाऊन। यहाँ कार्यक्रम होने से मतलब मंत्री कब्र को हटाने की बात कह रहे हैं। पण जे ठरलंय ते ठरलंय आणि एक दिवस कार्यक्रम होणारच, त्याला विश्वास पूर्वक इथे जाऊन। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस नितेश राणे को सलाह दे रही है। नितेश राणे ये बेतुकी जो बातें कर रहे हैं तो ये किसके इशारे पर कर रहे हैं? इतिहास पढ़ के नितेश राणे ने बात करनी चाहिए। वो झूठी बातें नहीं होनी चाहिए, किसी को गुमराह करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे बीजेपी के नेता हैं। मंत्री बनने के बाद से ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदुत्व का हीरो बनने की कोशिश में जुटे हैं। एक दिन पहले ही इन्होंने मीट खरीदने को लेकर हलाल वर्सेस मल्हार की नई बहस शुरू की है। और अब वक्त हो गया है आज के जनहित स्पेशल का।
बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर मैं आपको देने जा रही हूं। अब तक जितनी भी खबरें निकलकर सामने आई थी उसके मुताबिक अध्यक्ष की रेस में आधा दर्जन से ज्यादा नामों की चर्चा हो रही थी। बीजेपी सूत्रों के हवाले से पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये नाम चल रहे थे, मीडिया में इन लोगों के नाम उछल रहे थे। लेकिन अब जो खबर सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक आरएसएस और बीजेपी में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही, इसीलिए मामला लगातार लंबा खींचता हुआ चला जा रहा है। अध्यक्ष को लेकर बीजेपी कैसे फंसी हुई है, यही है आज का जनहित स्पेशल। वैसे तो आरएसएस यानी संघ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि बिना संघ की सहमति से बीजेपी बड़े फैसले नहीं लेती। पिछले कई दिन से बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। अलग अलग सूत्रों से अलग अलग नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट है और कहानी ये निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ पेच है, इस वजह से नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान में देरी हो रही है। आखिर वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमने बीजेपी और आरएसएस की रणनीति को नजदीक से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला से बात की। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा कोई नाम जाए जिसपे संघ को मनाया जा सके, और मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नाम संघ के पास इसीलिए नहीं भेजा गया। हालांकि संघ कभी भी राजनीतिक कामकाज पे भाजपा के दखल नहीं देता, लेकिन वो संघ की तरफ से ये जरूर कोशिश होती है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वैचारिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर है कि हम यदि कोई नाम भेजे और संघ से सहमति नहीं हुई तो इस डर की वजह से वो डिले हो रहा है। इस दावे में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है। कभी होलाष्टक को कारण बताया जाता है, कभी मंडल और जिला लेवल पर ही प्रक्रिया के पूरी न होने की बात कही जा रही है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अभी तक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, यानी देश भर में आधे अध्यक्षों का चुनाव बीजेपी नहीं करा पाई। लगातार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल रहा है। जब तक नया अध्यक्ष बीजेपी को मिल नहीं जाता तब तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे। दर्जन भर से ज्यादा नाम अब तक अध्यक्ष पद की रेस के लिए सामने आ चुके हैं। कभी चर्चा होती है कि दक्षिण भारत से अध्यक्ष होगा, तो कभी चर्चा होती है कि दलित या ब्राह्मण अध्यक्ष होगा। अब तक महिला अध्यक्ष भाजपा को नहीं मिला है, तो चर्चा ये भी हो रही है कि कोई महिला अध्यक्ष हो सकता है। हमने ही पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से कई नाम की चर्चा के बारे में दर्शकों को बताया। इनमें शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी जैसे केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। ये तमाम नाम सूत्रों के हवाले से मीडिया में पिछले महीने भर से चल रहे हैं। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आरएसएस बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर ऐसे नेता को बिठाना चाहता है जिसकी छवि जन नेता की हो, जिसकी छवि ताकतवर हो। संघ की तरफ से कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित नहीं किया जाता। नाम प्रस्तावित हमेशा भारतीय जनता पार्टी से होता है, और ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा जाता है कि जो संघ, भाजपा, सरकार इन सब के बीच में समन्वय बिठा सके और कार्यकर्ताओं का ख्याल रख सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल हो चुका है और उस दल को संभालने के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इसी वजह से अभी तक अध्यक्ष के नाम पर कोई सामने नहीं आ पाया। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय बाद नागपुर जाने वाले हैं। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है यहाँ उनकी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होगी। लंबे समय बाद दोनों एक साथ दिखने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंध सहज नहीं दिखाई पड़े थे, जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में रिजल्ट में देखने को मिला। गाहे बगाहे आरएसएस ने कई मंचों से बीजेपी को आईना दिखाने का भी काम किया। ऐसे में आरएसएस प्रमुख और पीएम मोदी के एक साथ मंच पर आने से देश के तमाम सवालों के जवाब एक साथ मिल जाएंगे। अगले महीने बीजेपी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक से पहले अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक अटकलों का बाजार यूं ही गर्म रहेगा। तरह तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। अब अध्यक्ष को लेकर मामला कब सुलझेगा, कौन बनेगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। जितनी भी खबरें आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं
दक्षिण भारत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इन दिनों हिंदी विरोध की राजनीति में इस कदर डूब गए हैं कि उन्हें शायद कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज उन्होंने जो कुछ किया वो राजनीति में लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा और ये ठीक कतई नहीं है। हिंदी विरोध में स्टालिन सरकार ने अपने बजट से रुपए का आधिकारिक सिंबल ही हटा दिया है। ये तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का बजट लोगो है और हैरानी की बात यह है कि सरकार ने इस बजट से रुपए का आधिकारिक सिंबल ही हटा दिया है। सरकार ने बजट के लिए छोटा सा वीडियो भी बनवाया। ये वीडियो सिक्कों के डिजाइन में बना है। वीडियो में दिख रहे इन सांकेतिक सिक्कों से भी रुपए का सिंबल गायब है, क्योंकि स्टालिन सरकार ने इसकी जगह अपना नया सिंबल लगा दिया जो तमिल लिपि का अक्षर है। स्टालिन ने ऐसा करते हुए सोशल मीडिया पर #द्रविडियन मॉडल भी लिखा। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि देश के किसी राज्य ने पहली बार इस तरह रुपए के आधिकारिक सिंबल में बदलाव किया है। हालांकि जब पिछली बार तमिलनाडु सरकार ने बजट पेश किया था तो रुपए के सिंबल में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं थी। अब सवाल है कि आखिर स्टालिन सरकार ने ये क्यों किया, तो इसका जवाब है भाषा विवाद। जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है तब से ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इसके विरोध में है। वो इसे शिक्षा नीति नहीं बल्कि भगवा नीति बता रहे हैं और तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि केंद्र सरकार भाषा युद्ध के बीज बो रही है और अधिकारी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। We don't want to use the Devanagari, that's all. स्टालिन ने राष्ट्रीय पहचान को भी राजनीति के रंग में घोल दिया है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो रुपए के नोट से भी हिंदी के शब्द डिलीट कर देंगे या फिर उन नोटों को नदी नाले में बहा देंगे जिस पर हिंदी के बड़े बड़े अक्षर छपे होते हैं। रुपए के जिस सिंबल से इन दिनों स्टालिन को नफरत होने लगी है उसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। उन्होंने इस डिजाइन को देवनागरी लिपि के र शब्द और अंग्रेजी के आर को जोड़कर बनाया था, जो भारतीय तिरंगे से प्रेरित भी है। खास बात यह है कि उदय कुमार तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं और उनके पिता स्टालिन की पार्टी से ही विधायक रह चुके हैं। रुपए के इस डिजाइन को साल 2010 में भारत सरकार ने अप्रूवल दिया था। वित्त मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें देश भर से 3000 से ज्यादा डिजाइन आए थे। जब ये डिजाइन अप्रूव हुआ तो लोगों ने इसे तमिल के लिए गौरव माना था, लेकिन आज तमिलनाडु के ही मुख्यमंत्री को इस सिंबल से चिढ़ हो गई। देश के भीतर इस तरह की सियासत कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको पाकिस्तान। कमाल की जगह है। हाईजैक की घटना को लेकर मुल्क की सेना ने ऐसे दावे कर दिए जिस पर वहां के लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं। 11 मार्च को बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा के पास जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की और अगले ही दिन पाकिस्तानी सेना यह दावा करने लगी कि हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं और सभी बंधुकों को छुड़ाते हुए आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। यह अलग बात है कि यह दावा करते हुए पाकिस्तान की सेना ना कोई सबूत दिखा पाई और ना ही घटनास्थल का कोई वीडियो जारी किया गया। अब सवाल उठ रहा है, वाकई पाकिस्तान की सेना कुछ कर पाई भी है या सिर्फ ये दावा हवा हवाई ही है। वाह रे पाकिस्तान, झूठ भी ऐसा बोला कि घर वालों ने ही कलाई खोल दी। बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक की, सैकड़ों मुसाफिरों को बंधक बनाया और पाकिस्तान ने 2 दिन के भीतर दावा कर दिया कि सब कुछ काबू में है। बेशर्मी की चादर ओढ़कर मीडिया के सामने आई पाकिस्तानी सेना ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बीएलए के आतंकियों ने 21 यात्रियों और 4 सैनिकों को मार दिया था, लेकिन 5वें सैनिक को मार पाते उससे पहले ही पाकिस्तानी सेना ने सभी 33 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने बिल्कुल पेशेवर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि किसी यात्री की जान खतरे में ना पड़े। पाकिस्तानी सेना ने जिस वक्त ये लंबे चौड़े दावे किए उससे कुछ देर पहले ही बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे वाले अल्टीमेटम की याद दिलाई थी और एक वीडियो जारी करते हुए ये बताया था कि 11 मार्च को दोपहर 1 बजे उसने हाईजैक की घटना को कैसे अंजाम दिया। पाकिस्तान की सेना और सरकार का सच अलग है
और जिन यात्रियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंक के इस दंश को झेला, उनका सच अलग। एक चश्मदीद की जुबानी सुनिए, सच्चाई क्या है। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाजा जो मेरे अंदाजा ये है 50 से 60 जो है ना वो। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ये घायल सैनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं और बलूच लिबरेशन आर्मी को यही बात सबसे ज्यादा अखर रही है कि पंजाब प्रांत के लोग उस इलाके में क्यों जा रहे हैं, फिर चाहे वो सैनिक हो या आम आदमी। वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दे, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं वो आए। पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए। जब पंजाब की आर्मी का ये जवान ही 50 से 60 सैनिकों के कत्ल की बात बता रहा है, तो फिर पाकिस्तान सरकार के दावे पर एतबार कैसे किया जाए। बीएलए ने जिस जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, उसमें 440 यात्री सवार थे। इसमें कुछ सैनिक थे, कुछ आईएसआई के एजेंट, तो कई सारे आम लोग। बीएलए ने जो वीडियो जारी किया, उसमें ये भी देखा जा सकता है कि हाईजैक के बाद सभी को अलग अलग ग्रुप बनाकर जमीन पर बैठाया गया था। अब पाकिस्तान के दूसरे दावे का सच देखिए। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने बंधक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दिख रहा है कि छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से महिलाएं, बच्चे और कुछ बुजुर्ग अपने सामान के साथ पैदल निकल रहे हैं। दावा है कि ये वीडियो क्वेटा का ही है। इससे पहले रिहा हुई एक यात्री ने भी यही दावा किया था कि 4 घंटे पैदल चलकर वहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए। आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते नीचे नहर में गिर गए। पाकिस्तान की पोल खोलने वाला एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल की तरफ से आया है। एम्बुलेंस की इस कतार का वीडियो शेयर करने के साथ ही दावा किया गया है कि सेना ने मौत का जो आंकड़ा बताया वो हकीकत से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल का दावा है कि कल रात ही बड़ी संख्या में एम्बुलेंस क्वेटा पहुंची, जहां जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था। पाकिस्तान जिस वक्त ऑपरेशन खत्म होने का दावा कर रहा था, उससे कुछ देर पहले ही बीएलए ने प्रेस रिलीज जारी की थी और दावा किया था कि अभी भी उसके कब्जे में 150 से ज्यादा यात्री हैं, जबकि वो पहले ही 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुका है। आज फिर दोपहर के वक्त बीएलए की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और दावा किया गया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना जो कुछ भी कह रही है वो सफेद झूठ के सिवाय और कुछ नहीं। बीएलए ने एक बार फिर ये चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने उसकी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है। इस चिट्ठी में बीएलए ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को कब्जे से छुड़ाने की बात हो रही है, उन्हें बलूच लिबरेशन आर्मी ने युद्ध नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के तहत खुद रिहा किया है। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए अपने ही देश के आम लोगों और सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बेशर्मी की हदें बिल्कुल भी पार ना की जाती। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। ट्रंप के दखल के बाद रूस और यूक्रेन में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। रूस ने लंबे सीज फायर का समर्थन किया है। पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन समाधान की ओर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। पुतिन ने कहा कि रूस सीज फायर के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यह दीर्घकालिक शांति वाला सीज फायर हो। आज मॉस्को में पुतिन और अमेरिका के विशेष दूत की मुलाकात के बाद यह खबर निकलकर सामने आई है। लंबे सीज फायर के हम समर्थन में हैं, यह कहा है पुतिन ने। और अब आज का जनहित मंत्र। कल शांति और सद्भाव के साथ आप होली का त्योहार मनाएं। एक दूसरे को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।